दोस्तों लास्ट टॉपिक हमने किया था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और मैंने कहा था, इनफैक्ट पूछा था आपसे कि जो टॉपिक मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में करवा रहा हूं क्या उसके एमसीक्यूज में साथ साथ करवाऊं या नहीं। वो एक दो बच्चों ने कमेंट किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ज़्यादा बच्चे कमेंट्स किया करें ताकि मुझे पता चल सके कि आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज मैं फिर पूछता हूं कि जो टॉपिक मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के आपको करवा रहा हूं क्या उसके एमसीक्यूज भी मैं खुद करवाऊं या फिर आप वो खुद करोगे। तो अभी क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला कि सर आप करवा दो तो मैं करवा रहा हूं, लेकिन फिर से एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे जरूर बताना कि एमसीक्यूज करवाऊं या आप खुद ही प्रैक्टिस करोगे। तो आज एज पर योर रिक्वेस्ट मैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के कुछ एमसीक्यूज लेके आया हूं, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने अभी इससे पहले मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का लेक्चर नहीं पढ़ा, पहले आप वो देख लो, क्योंकि आप जब उस लेक्चर को देख लोगे तो आपके लिए ये जो एमसीक्यूज हैं ये बहुत इजी हो जाएंगे। तो पहले आप वो लेक्चर देखो, उसके बाद आप इन एमसीक्यूज को ट्राई सॉल्व करने की कोशिश करो। बिना वो लेक्चर देखे आप ये एमसीक्यूज प्रॉपरली अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको लगेगा कि आपका मोरल डाउन हो जाएगा, आपको लगेगा आपको कुछ नहीं आता। तो पहले वो आप टॉपिक जरूर पढ़ लेना। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और इसके साथ ये भी बता दूं कि जो भी हमारे मॉक टेस्ट हैं एडवांस लेवल के, जो कि जेकेएसएसबी का पैटर्न है या फिर स्टडी मटेरियल है, वो सारा आपको मिलेगा विंग्स ए कुरान की ऐप पर। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे दिया, आप वहां पे कॉल करके इसके बारे में जो भी जानकारी लेना चाहते हो ले सकते हो। तो जितने भी हमारे वहां पे मॉक टेस्ट हैं, 45 टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं 35, फुल लेंथ टेस्ट है, ये सारे आपको वहीं पे मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और ऑफलाइन क्लासेस एकेडमी की 11, 12 बीकॉम, बीबीए या सीए फाउंडेशन की, उसके लिए भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आपको नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और जो भी मैं यहाँ पे करवाऊंगा, जितना भी मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, चाहे वो थ्योरेटिकल पार्ट है, चाहे वो न्यूमेरिकल पार्ट है, चाहे वो एमसीक्यूज है, मतलब जो भी यहाँ पर आपको मैं करवा रहा हूँ इस बोर्ड पे, वो सारा का सारा आपको मिलेगा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है किन्स कॉमर्स जोन का, उस पे, और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। वेलकम बैक टू किन्स कॉमर्स जोन। हमारा पहला एमसीक्यू है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज यूज्ड फॉर लार्ज स्केल लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट कैरिड आउट एट द कस्टमर्स साइट। हमें बताना यह है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहले जो कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज यूज्ड फॉर लार्ज स्केल, यस, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मतलब यह है कि कंस्ट्रक्शन का काम होता है, और आप सबको पता है कि कंस्ट्रक्शन का काम, चाहे वो बिल्डिंग है, ब्रिज है, डैम है, कुछ भी है, उसमें वो लार्ज स्केल पे होता है, उसमें ज्यादा समय लगता है, लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, और कस्टमर की साइड पे, यानी जहां कस्टमर चाहता है वो बिल्डिंग बनवाना, वहां पे किया जाता है। तो पहली स्टेटमेंट तो है सही। दूसरा, इसको टिक कर देते हैं पहले, तो पहली स्टेटमेंट सही है। सेकंड कहता है ईच कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज सेपरेट कॉस्ट यूनिट इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। हर कॉन्ट्रैक्ट को हम अलग से एक कॉस्ट यूनिट ट्रीट नहीं करते, बिल्कुल गलत है। हर कॉन्ट्रैक्ट को अलग कॉस्ट यूनिट के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। अगर एक मान लो कॉन्ट्रैक्टर, उसके 3 से 4 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, तो हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जाता है, तो सेपरेट ट्रीट नहीं किया जाता। ये स्टेटमेंट तो गलत है। मोस्ट ऑफ द कॉस्ट इज इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आर इनडायरेक्ट इन नेचर। भाई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो कॉस्ट आती हैं वो ज्यादातर इनडायरेक्ट नहीं होती, वो डायरेक्ट होती है। क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि जब हम कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो उसमें फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग बन रही है या डैम बन रहा है, तो उसमें जो मटेरियल यूज होता है, ब्रिक्स यूज होती हैं, सीमेंट यूज होता है, सैंड यूज होती है, और जितना मटेरियल यूज होता है, तो मोस्टली जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है उसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल ज्यादा यूज होता है, ना कि इनडायरेक्ट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज जनरली यूज्ड फॉर रेपिटेटिव मास प्रोडक्शन गुड्स। भाई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है रेपिटेटिव या मास प्रोडक्शन गुड्स के लिए नहीं यूज की जाती, उसके लिए बैच कॉस्टिंग की जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट सही है, तो यहां पर है ओनली वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है और वो है पहली वाली, बाकी स्टेटमेंट्स गलत है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। फिर से मैं वही बताना है कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट सही है। पहला कहता है कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड ओवरहेड्स एलोकेटेड टू दैट कॉन्ट्रैक्ट। यस, ये मैंने कल भी आपको बताया था लास्ट सेशन में जो हमने क्लास पढ़ी थी, कि जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है, उसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल यूज किया जाता है, डायरेक्ट लेबर उस पर लगती है, डायरेक्ट एक्सपेंस और ओवरहेड्स लगते हैं। तो ये सारा खर्चा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। Plant issued to a contract is always charged in full to that year regardless of how long it is used.
तो इसने लिखा कि जो प्लांट हम कॉन्ट्रैक्ट के लिए इशू करते हैं, जो भी प्लांट एंड मशीनरी, वो फुल चार्ज किया जाता है, यानी उसका फुल यूज हो जाता है, ऐसा नहीं है। कल भी जब मैंने ये फॉर्मेट करवाया था तो उसमें मैंने प्लांट को डेबिट साइड में लिखा था और क्रेडिट साइड में उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखा था, यानी जो बचा हुआ प्लांट है हम किसी और कॉन्ट्रैक्ट आगे भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक प्लांट जो किसी कॉन्ट्रैक्ट में यूज हुआ तो उसकी वैल्यू वहीं पे जीरो हो जाती है। वो जो प्लांट है वो आगे हम किसी और कॉन्ट्रैक्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है कि उसी में सारा कंज्यूम हो जाता है वो प्लांट, गलत है। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट साइड आर डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यस, अगर हमने कोई मटेरियल स्टार्टिंग में इशू किया था कंस्ट्रक्शन के लिए, कुछ बच गया, वापस कर दिया, तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यानी जो हमारी कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जितना मटेरियल में भेजा होगा वापस उतना यूज नहीं हुआ, जो कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को कम कर देगा या फिर घटा देगा। तो ये स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, गलती से लिख दिया तो सही है। आगे लिखा है सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आर नेवर इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मैंने कल बताया था कि जहां हमारा कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जहां वहां पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां जिसका काम जो कॉन्ट्रैक्टर खुद नहीं करता, वो आगे किसी से करवाता है, जैसे इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया वगैरह ये सब, तो उसको सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कहा जाता है। कहता है नेवर इंक्लूडेड। क्यों नहीं इंक्लूड होगी भाई, उस पर भी तो खर्चा आएगा, तो सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। कल जब मैंने फॉर्मेट बताया तो उसके अंदर लिखी भी थी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इस हिसाब से सिर्फ दो स्टेटमेंट सही है, पहली और तीसरी। तो दो स्टेटमेंट सही है, तो बी इज द राइट आंसर। ओनली 2 ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नोशनल प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट कंप्यूटेड ऑन एन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट बिफोर इट इज फिनिश्ड। यस, हमने कल फॉर्मेट पढ़ा था, उसमें पढ़ा कि नोशनल प्रॉफिट जो है हम कब निकालते हैं, जितना पोर्शन ऑफ हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ उसके ऊपर नोशनल प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है। तो इसने कहा नोशनल प्रॉफिट इज ए प्रॉफिट कंप्यूटेड ऑन एन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। यस, सही है, तभी तो इसको नोशनल प्रॉफिट बोला जाता है। देन सेकंड है नोशनल प्रॉफिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क टू दैट डेट। देखिए, ये भी मैंने कल फॉर्मेट जब करवाया था उसमें करवाया था कि जितना वर्क सर्टिफाइड हुआ, जितना कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड है, इन दोनों का टोटल करके जो भी हमारी उस समय तक कॉस्ट आई उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा नोशनल प्रॉफिट निकलेगा। ये मैंने कल आपको बताया था, फॉर्मुलेस भी जो है उसमें बताए थे मैंने। देन थर्ड है मतलब ये स्टेटमेंट सही है हमारी। देन थर्ड कहता है पार्ट ऑफ नोशनल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द रेस्ट इज केप्ट इन रिजर्व डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ कंप्लीशन। यस, नोशनल प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और कुछ हमारा रिजर्व में रहता है, डिपेंड करता है कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है। कल मैंने बताया था 25% से कम कंप्लीट हो तो कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया जाता प्रॉफिट में, सारा का सारा रिजर्व रखा जाता है। 25 से 50% हो तो 1/3 किया जाता है और 50 से 90% हो तो 2/3 किया जाता है। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी इंपॉर्टेंट है। तो नोशनल प्रॉफिट का कुछ पार्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है और बाकी रिजर्व में रख दिया जाता है। स्टेटमेंट सही है। और नोशनल प्रॉफिट कैन बी असर्टेन ओनली आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज फुली कंप्लीटेड, कि नोशनल प्रॉफिट को कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट होने के बाद जो है तब कैलकुलेट किया जाता है। गलत है, नोशनल प्रॉफिट को हमेशा कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले कैलकुलेट किया जाता है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होने के बाद। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो 3 स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सो सी इज द राइट आंसर। फिर से स्टेटमेंट वही है, हमें बताना है कौन कौन सी सही है। पहला कहता है वर्क सर्टिफाइड इज द वैल्यू ऑफ वर्क अप्रूव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टीज आर्किटेक्ट और सर्वेयर। यस, वर्क सर्टिफाइड क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टी है जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट दिया है कॉन्ट्रैक्टर को, उसका आर्किटेक्ट उस काम का जितना काम कॉन्ट्रैक्टर ने कंप्लीट किया उसका सर्वे करता है, जिसके अगेंस्ट जो है एक सर्टिफिकेट इशू करता है। सो उसको हम कहते हैं वर्क सर्टिफाइड। सो वर्क सर्टिफाइड इज द वैल्यू ऑफ वर्क अप्रूव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग आर्किटेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का जो आर्किटेक्ट है उसने जो काम अप्रूव किया उसी को हम कहते हैं वर्क सर्टिफाइड। सही है। वर्क अनसर्टिफाइड इज द कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बट नॉट येट सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट। अनसर्टिफाइड मतलब जो हमने काम कर तो लिया लेकिन अभी तक आर्किटेक्ट ने उसका सर्वे नहीं किया, यानी उसको सर्टिफाइड नहीं किया, उसको हम कहते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। ये भी सही है। वर्क अनसर्टिफाइड इज वैल्यूड एट कॉस्ट नॉट एट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। यस, वर्क अनसर्टिफाइड जो है जितना खर्चा उस पर किया गया उस पर वैल्यू किया जाता है, उस पर उसकी वैल्यूएशन की जाती है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस पे। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस से उससे कोई लेना देना नहीं है, जितना खर्चा किया गया उस पर वो कैलकुलेट किया जाता है। सही है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेजर्ड एज, कितना काम कंप्लीट हुआ जिसके अगेंस्ट जो है पेमेंट भी की जाती है और नोशनल प्रॉफिट भी निकाला जाता है। वो कैसे हम देखते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला होता है वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100, यानी जितना वर्क सर्टिफाइड किया
उसको डिवाइड कर देना जो कॉन्ट्रैक्ट का टोटल प्राइस था और मल्टीप्लाई बाय कर लेना 100 के साथ, तो हमें परसेंटेज में वो आंसर मिल जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि कितना काम कंप्लीट हुआ। सही है, यानी चारों स्टेटमेंट सही है। सो डी इज द राइट आंसर, ऑल 4 ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। रिटेंशन मनी इज द पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड दैट इज विदहेल्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टी नॉट पे टू द कॉन्ट्रैक्टर। तो कल हमने पढ़ा था रिटेंशन मनी क्या है, जितना काम सर्टिफाइड हुआ, जितना वर्क सर्टिफाइड हुआ उसके अगेंस्ट कुछ पेमेंट की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख का वर्क सर्टिफाइड आर्किटेक्ट ने बताया कि 1 लाख का काम सही ढंग से हुआ है, तो पेमेंट पूरी 1 लाख नहीं की जाती, पेमेंट की जाएगी 80,000, 90,000। तो बाकी जो पैसा रोक लिया जाएगा उसको हम कहते हैं रिटेंशन मनी। सो रिटेंशन मनी इज द पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, यानी जो वर्क सर्टिफाइड है उसका ही कुछ पार्ट होता है जो कॉन्ट्रैक्टी अपने पास रख देता है, बाद में पे कर देता है कॉन्ट्रैक्टर को जब वो काम पूरा कंप्लीट हो जाता है। सेकंड है रिटेंशन मनी इज ऑलवेज पे टू द कॉन्ट्रैक्टेड इमीडिएटली आफ्टर द वर्क इज सर्टिफाइड। नहीं भाई, जब वर्क सर्टिफाइड हो उसी वक्त वो रिटेंशन मनी नहीं दी जाती। इनफैक्ट जब वर्क सर्टिफाइड होता है काम जिसको आर्किटेक्ट ने सर्टिफाइड किया, उस वक्त जितना भी वर्क सर्टिफाइड है उसमें से कुछ ही पेमेंट की जाती है, कुछ मतलब कुछ नहीं, काफी ज्यादा पेमेंट मतलब 80-90% पेमेंट की जाती है, लेकिन जो पैसा रोक लिया जाता है उसको रिटेंशन मनी कहते हैं। तो ये कहना है कि रिटेंशन मनी इज ऑलवेज टू द पे टू द कॉन्ट्रैक्टर इमीडिएटली आफ्टर द वर्क इज सर्टिफाइड, ये गलत है। रिटेंशन मनी इज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट ऑन द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, बिल्कुल गलत है। रिटेंशन मनी जो कैलकुलेट की जाती है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड पे की जाती है। अगर वर्क सर्टिफाइड 1 लाख है तो उसके अगेंस्ट पेमेंट की जाएगी से 80,000, 90,000। तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड पे रिटेंशन मनी की कैलकुलेशन की जाती है, ना कि कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। स्टेटमेंट गलत है। रिटेंशन मनी इज इक्वल टू कैश रिसीव्ड माइनस वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, गलत है, उल्टा है। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क WC लिखूंगा, वर्क सर्टिफाइड माइनस कैश रिसीव्ड होता है। ये असल इसका फॉर्मूला रिटेंशन मनी का, तो उल्टा दिया है तो ये भी गलत है। तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है, सो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज लेस देन 25% कंप्लीट, नो प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कल अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा तो मैंने बताया था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट 25% से कम कंप्लीट हुआ है तो कुछ भी प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं किया जाता प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, सारा का सारा रिजर्व रख लिया जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। If completion is between 25 and 55%, generally 1/3 of the notional profit is transferred to profit and loss account। तो ये भी मैंने कल बताया था कि 25 से लेकर 50% तक अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है तो नोशनल प्रॉफिट का 1/3 हम यूज करते हैं, सही है। अगर कंप्लीशन स्टेज 50 से 90% है तो 1/4 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड, ये गलत है। 1/4 नहीं करते, 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और बियॉन्ड 90% कंप्लीशन द नोशनल प्रॉफिट फिगर इज यूज्ड एज इट इज विदाउट वर्किंग आउट एन एस्टिमेटेड प्रॉफिट, बिल्कुल गलत है। नोशनल प्रॉफिट की फिगर एज इट इज यूज नहीं की जाती, उस समय हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालते हैं। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, आगे कुछ मैंने फॉर्मूले बताए हैं। तो अगर 90% से ज्यादा कंप्लीट हुआ तो हम नोशनल प्रॉफिट की फिगर को एज इट इज यूज नहीं करते, उस वक्त हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट किया जाता है आगे फॉर्मूलेज आपको बताऊंगा, लिखे हुए मैंने, वो आप जरा नोट डाउन कर लेना। तो इस हिसाब से हमारी सिर्फ 2 स्टेटमेंट सही है, सो बी इज द राइट आंसर। ओनली 2 ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। An escalation clause allows a contractor to recover an increase in the cost of material or labor that occurs during a long contract। देखिए कल मैंने एस्केलेशन क्लॉज के बारे में पढ़ाया था कि एस्केलेशन क्लॉज जनरली तब यूज किया जाता है जब कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने में टाइम लगता है और ड्यूरिंग दैट पीरियड हो सकता है रॉ मटेरियल का प्राइसेस या लेबर प्राइस आपके इंक्रीज हो जाएं, तो उस केस में एक एस्केलेशन क्लॉज होता है कि जिसमें कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच एग्रीमेंट होता है कि एक पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड के बाद जब प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर या बाकी चीजों के प्राइस बढ़ेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट भी अकॉर्डिंगली बढ़ा दी जाएगी ताकि कॉन्ट्रैक्टर को ज्यादा नुकसान ना हो, तो उसको हम एस्केलेशन क्लॉज कहते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्टर को अलाउ करता है कि अपना जो रिकवर करे, अपना जो कॉस्ट में जो इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन रॉ मटेरियल या इंक्रीज इन लेबर चार्जेस, वो अपनी जो कॉस्ट उसकी इंक्रीज हुई है उसको रिकवर कर सकता है। तो बेसिकली एस्केलेशन कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज किया जाता है
और इसलिए यूज किया जाता है ताकि कॉन्ट्रैक्टर को नुकसान ना हो। लॉन्ग ड्यूरेशन जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें कि आज रॉ मटेरियल का प्राइस कुछ हो रहा है लेकिन आने वाले 3 या 4 साल में वो बढ़ सकता है, तो बढ़ा हुआ रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है कॉन्ट्रैक्टर खुद बेयर नहीं करता, एक क्लॉज बना लिया जाता है जिसमें बढ़े हुए कॉस्ट जो है एक थ्रेशोल्ड के बाद जब बढ़ती है तो वो फिर कॉन्ट्रैक्टर बेयर करता है। तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए एक फायदा हो जाता है कि अपनी जो कॉस्ट उसकी बड़ी है उसको वो रिकवर कर सकता है। सो ये स्टेटमेंट सही है। इसको चेंज कर देता हूं मैं कलर ताकि आपको दिखे आराम से। देन एन एस्केलेशन क्लॉज प्रोटेक्ट द कॉन्ट्रैक्टर अगेंस्ट द रिस्क ऑफ राइजिंग प्राइसेस ड्यूरिंग ए लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये मैंने अभी बता ही दिया कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको प्रोटेक्ट करता है कि जो प्राइस राइज हुए हैं लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट में उससे इसकी जो कॉस्ट बढ़ेगी उस इंक्रीज ऑफ कॉस्ट से प्रोटेक्ट करता है। देन थर्ड है एन एस्केलेशन क्लॉज इज जनरली फाउंड इन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, एस्केलेशन क्लॉज जो होता है ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट या कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में पाया जाता है। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि एक फिक्स कॉस्ट प्लस कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है, तो ये भी सही है। देन An escalation clause can never reduce the contract price even if cost fall। यहां पर ये गलत है। एस्केलेशन क्लास में एक और क्लॉज होती है डी एस्केलेशन क्लॉज, उसमें ये है कि अगर प्राइस कम होता है तो उसका बेनिफिट कॉन्ट्रैक्टर को जाता है। तो यहां पर जो लिखा कि एन एस्केलेशन क्लॉज कैन नेवर रिड्यूस द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये गलत है। अगर प्राइस गिरता है एक थ्रेशोल्ड के बाद तो कॉन्ट्रैक्टर को भी फायदा उसका मिल जाता है। तो सिर्फ 3 स्टेटमेंट सही है, सो सी इज द राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इन ए कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज फिक्स्ड ओनली आफ्टर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नोन। यस, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जहां पर कॉस्ट जो है पहले से डिसाइड नहीं की जाती। एक मान लो कॉन्ट्रैक्टर को मैंने ठेका दे दिया है बिल्डिंग बनाने का, तो उस कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि जो बिल्डिंग उसने बना ली उसकी कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, उसके बनाने के बाद टोटल कितना खर्चा आया, वो खर्चे के साथ कुछ प्रॉफिट जो है वो जोड़ के कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है। तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, यानी जितनी कॉस्ट प्लस उसके ऊपर जो मार्जिन प्रॉफिट का वो जोड़कर उसको कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। So in cost plus contract the contract price is fixed only after the actual cost of the contract is known। जब actual जो contract की cost है वो हमें पता चलती है उसको हम कहते हैं cost plus contract। Contract price under a cost plus contract is equal to actual cost of contract plus agreed profit। तो ये मैंने बता दिया कि cost plus contract में क्या होता है कि जो actual cost आई है contract की, जितना खर्चा आया उसमें कुछ प्रॉफिट जोड़ दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर के लिए, जिसको हम कहते हैं cost plus contract। देन कहता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स आर यूजफुल व्हेन द कॉस्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट कैन नॉट बी एक्यूरेटली एस्टिमेटेड इन एडवांस। यस, ये तब यूजफुल होता है जब किसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट को हम एक्यूरेटली एस्टिमेट नहीं कर सकते, उस केसेस में नहीं कर सकते जहां पर बहुत जल्दी आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है या फिर जहां पर हाईली फ्लक्चुएशंस हैं मटेरियल की प्राइस में, वहां पर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट को हम यूज करते हैं, वहां ये यूजफुल रहता है। सही है। अंडर ए कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्टी बेयर्स मोस्ट ऑफ द रिस्क ऑफ एनी इंक्रीज इन कॉस्ट। यस, इसमें जो सारा रिस्क रहता है किसका रहता है? ज्यादातर रिस्क कॉन्ट्रैक्ट का रहता है, क्योंकि जितनी भी कॉस्ट आएगी वो कॉन्ट्रैक्टर को देनी है। कॉन्ट्रैक्टर को तो सिर्फ अपना प्रॉफिट लेना है, एग्रीड प्रॉफिट। जितनी भी कॉस्ट आती है वो सारी की सारी कॉन्ट्रैक्टर भरता है, मोस्टली कॉन्ट्रैक्टर भरता है। तो ये जो है अगर हम इंक्रीज कॉस्ट की बात करें तो वो सारी की सारी कॉन्ट्रैक्टर को बेयर करनी पड़ती है। सही है। तो चारों स्टेटमेंट सही है, सो डी इज द राइट आंसर। ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग आर एंटायरली अनरिलेटेड मेथड विद नो सिमिलरिटीज। देखिए, ये तो कहा कि एंटायरली अनरिलेटेड यानी आपस में कोई रिलेशन नहीं है, गलत है। जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में काफी सारी सिमिलरिटीज हैं, दोनों एक स्पेसिफिक ऑर्डर पे किए जाते हैं। जॉब कॉस्टिंग में सिंपल ये है कि मुझे कोई शर्ट बनानी है, मुझे कोई फर्नीचर बनाना है, तो मैं किसी फर्नीचर वाले को या किसी टेलर को अपनी शर्ट का साइज वगैरह देके अपना वो काम करवा सकता हूं। तो जॉब ऑर्डर में बेसिकली नंबर 1 2-3 दिन में वो काम खत्म हो जाता है, नंबर 2 बहुत कम उसकी कॉस्ट रहती है, नंबर 3 फैक्ट्री में ही वो प्रोडक्ट बनाया जाता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक वो भी जॉब कॉस्टिंग की तरह है। मैं अगर कहूँ बिल्डिंग बनानी है, सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है कि बिल्डिंग जहां मेरी जमीन होगी, जहां मेरी साइट होगी, वहां बनाई जाएगी, टाइम ज्यादा लगेगा और इसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी। तो ये है दोनों ही एक तरह की जॉब कॉस्टिंग, लेकिन एक में टाइम ड्यूरेशन, कॉस्ट
और जो जगह है वो इन दोनों को सेपरेट करती है, कॉस्ट जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को। तो दोनों अनरिलेटेड तो नहीं है, ये गलत है। इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट। तो हमने अभी पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो मेजर पार्ट होता है, आज ही पढ़ा था, वो इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट होता है, मटेरियल, लेबर और बाकी ओवरहेड्स। सो ये स्टेटमेंट भी गलत है। A contract account is prepared in the books to ascertain the profit or loss on each contract separately. Yes, हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग अकाउंट बनाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ताकि हम प्रॉफिट या लॉस को सेपरेटली कैलकुलेट कर सके। ऑल कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फुली कंप्लीटेड विद इन द सेम अकाउंटिंग ईयर इन विच दे वर स्टार्टेड। पूरी तरह गलत है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वहीं पे यूज होती है जहां पर जनरली किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में एक से ज्यादा साल का समय लगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इस हिसाब से हमने देखा कि सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, ओनली ए। आई होप ये क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट, इफ कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट एक्सीड्स वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, द कॉन्ट्रैक्ट शोज ए नोशनल लॉस। यस यस यस, देखिए कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट यानी जो खर्चा आया अप टू डेट तक, अगर वो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड यानी एक तरह से हमारी इनकम्स हैं, जो पैसा हमें मिलता है, उससे ज्यादा खर्चा आया, जितना पैसा सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड में हमें मिला तो कैश तो कम ही मिलता है, लेकिन सर्टिफाइड का मतलब होता है कि ये पैसा आपको मिलेगा, और अनसर्टिफाइड इन दोनों का टोटल, अगर कॉस्ट का टोटल इन दोनों के टोटल से ज्यादा है, यानी जितना काम हमने सर्टिफाइड करवा लिया, जितना अनसर्टिफाइड है, और खर्चा हमारा उससे ज्यादा है, तो ये नोशनल लॉस बताएगा। तो सिंपल सा है कि अगर कॉस्ट ज्यादा है, लिखा ही है, इफ कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट एक्सीड्स वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, यानी कॉस्ट अगर वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड से ज्यादा है तो वो नोशनल लॉस कहलाएगा। बिल्कुल सही है, पहली स्टेटमेंट को हम करेंगे टिक। ए नोशनल लॉस इफ एनी इज जनरली ट्रांसफर्ड इन फुल टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट रिगार्डलेस ऑफ द स्टेज ऑफ कंप्लीशन। यस, जो अगर नोशनल लॉस आया तो हम उस केस में ये नहीं देखते कि कितना हमारा कंप्लीशन स्टेज क्या है, वो पूरा का पूरा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सही है। नोशनल प्रॉफिट इग्नोर द कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड व्हाइल कंप्यूटिंग द प्रॉफिट फिगर। यस, नोशनल प्रॉफिट में नोशनल प्रॉफिट इग्नोर द कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, ऐसा गलत है, क्योंकि जब हम नोशनल प्रॉफिट निकालते हैं तो आपको पता है कि उसका फॉर्मूला होता है वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड माइनस कॉस्ट, तो उसको कैलकुलेट करके हमारा नोशनल प्रॉफिट निकलता है, तो हम उसको इग्नोर नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और रिटेंशन मनी फॉर्म्स ए डायरेक्ट पार्ट ऑफ द नोशनल प्रॉफिट फॉर्मूला इटसेल्फ। रिटेंशन मनी जो है नोशनल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है उसका एक पार्ट है। तो रिटेंशन मनी जो है नोशनल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूले का पार्ट नहीं है। जब आप नोशनल प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करते हो तो उसमें रिटेंशन मनी को हम नहीं लेते। रिटेंशन मनी तो वो पैसा है जो कॉन्ट्रैक्ट ने अपने पास रोक लिया। हम क्या लेते हैं? वर्क सर्टिफाइड लेते हैं। जब आपने कल फॉर्मेट पढ़ा होगा तो आपने क्रेडिट साइड में, मैंने आपको याद होगा यहां पर लिखाया था बाय वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड लिखाया था। तो कहीं पर भी रिटेंशन मनी को यूज नहीं किया जाता, जितना सर्टिफाइड है वो यूज किया जाता है। रिटेंशन मनी तो वो है सर्टिफाइड में से जो पोर्शन कॉन्ट्रैक्टी ने रोक लिया, वो जो नोशनल प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट करने का हिस्सा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट है गलत। तो सिर्फ दो स्टेटमेंट सही है, सो बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मटेरियल एट साइट यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अनयूज्ड मटेरियल आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। देखिए ये जो फॉर्मूला, ये जो पार्ट है, ये मैंने कल आपको करवाया था। अगर आपने फॉर्मेट अच्छे से पढ़ा होगा तो मैंने लिखा था कि जो क्लोजिंग मटेरियल है, जो अनयूज्ड मटेरियल है, वो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। प्लांट एट साइड क्लोजिंग वैल्यू, ये भी कल के फॉर्मूले मैंने बताया था, वो भी जो उसकी क्लोजिंग वैल्यू है यानी वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन जो भी आएगी वो भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। ये भी सही है। देन कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। यस, ये भी हमने पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ जो अनसर्टिफाइड या सर्टिफाइड दोनों हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। और तीसरा फोर्थ कहता है कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी इज रिकॉर्डेड इन द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एज एन आइटम ऑफ इनकम। नहीं भाई, कैश रिसीव को हम रिकॉर्ड नहीं करते। हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? हम रिकॉर्ड करते हैं वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड को रिकॉर्ड करते हैं, कैश रिसीव जो है
कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की जाती, ये गलत है। तो पहली 3 स्टेटमेंट सही है, सो सी इज द राइट आंसर। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला मैंने आपको कल भी बताया था। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड उसको डिवाइड कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो जो भी वर्क सर्टिफाइड है डिवाइड किया जितना भी टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है और मल्टीप्लाई कर लिया 100 के साथ, तो हमारी स्टेज ऑफ कंप्लीशन पता चल जाती है। सही है ये। रिटेंशन मनी कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। यस, जितना काम सर्टिफाइड हुआ उसके अगेंस्ट माइनस कर लेते हैं कैश रिसीव्ड, तो वो हमारी रिटेंशन मनी निकल जाती है। सही है। नोशनल प्रॉफिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट। यस, नोशनल प्रॉफिट का यही फॉर्मूला है, जो सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड है दोनों का टोटल करो और कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट जो है माइनस कर लो। उसके बाद कहता है एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट इज यूज्ड फॉर द प्रॉफिट ट्रांसफर कैलकुलेशन व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज नियरिंग कंप्लीशन। एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट को यूज किया जाता है प्रॉफिट के ट्रांसफर की कैलकुलेशन के लिए जब कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीशन नियरिंग कंप्लीशन स्टेज पे होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट को नियरिंग कंप्लीशन स्टेज पे लाया जाता है तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट को जो है यूज किया जाता है प्रॉफिट में ट्रांसफर करने के लिए। तो ये भी बिल्कुल सही है। जब कॉन्ट्रैक्ट आपका नियर कंप्लीशन स्टेज पे होता है, यानी 90% से अबव कंप्लीट हो चुका होता है, तब हम नोशनल प्रॉफिट को यूज नहीं करते, तब हम यूज करते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट को। और एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है आपको आगे बताऊंगा। तो खैर चारों स्टेटमेंट सही है। ए कॉन्ट्रैक्टी इज द पार्टी हु अवार्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टी वो है जो कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देता है। बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रैक्टर वो है जो काम कंप्लीट करके कॉन्ट्रैक्ट को वापस करता है, भाई ये तुम्हारा रहा कॉन्ट्रैक्ट और इसके अगेंस्ट करो मुझे आप पेमेंट। ए कॉन्ट्रैक्टर इज द पार्टी फॉर हुम द वर्क इज डन। एक कॉन्ट्रैक्टर वो होता है जिसके लिए काम किया जाता है। गलत है, काम कॉन्ट्रैक्टी के लिए किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर काम करके देता है। थर्ड, ए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ओवरहेड्स यूजुअली फॉर्म ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट सिमिलर टू प्रोसेस कॉस्टिंग। इसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में ओवरहेड्स ज्यादा हाई कॉस्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। नहीं, ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में ज्यादा कॉस्ट जो कंट्रीब्यूट करती है वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, ना कि इनडायरेक्ट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट नॉट ए नॉमिनल अकाउंट। बिल्कुल गलत है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिसके अंदर हम इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, तो स्टेटमेंट भी गलत है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारी सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है, तो 13 का रहेगा ए आंसर। रिटेंशन मनी इज यूजुअली रिलीज टू द कॉन्ट्रैक्टर आफ्टर द डिफेक्ट मेंटेनेंस पीरियड इज ओवर। यस, रिटेंशन मनी जो पैसा रख लिया जाता है, कॉन्ट्रैक्टी जो पैसा रख लेता है अपने पास, जिसको हम रिटेंशन मनी कहते हैं, वो तब रिलीज की जाती है जब वो डिफेक्ट या मेंटेनेंस पीरियड जो है वो खत्म हो जाए। बिल्कुल सही है। रिटेंशन मनी एक्ट एज ए सिक्योरिटी फॉर द कॉन्ट्रैक्टी अगेंस्ट डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट वर्क। यस, रिटेंशन मनी तो इसलिए कॉन्ट्रैक्टी रखता है कि अगर कोई डिफेक्टिव काम या इनकम्प्लीट वर्क निकल आए तो वो उसको प्रेशराइज कर सके कॉन्ट्रैक्टर को कि भाई पहले वो कंप्लीट कर, तब तुम्हारा वो जो रुका हुआ पैसा जिसको हम रिटेंशन मनी कहते हैं वो मैं रिलीज करूंगा। सही है। उसके बाद कहता है रिटेंशन मनी इंक्रीजेज द कैश रिसीव्ड परसेंटेज यूज्ड इन प्रॉफिट ट्रांसफर कैलकुलेशन। रिटेंशन मनी जो है कैश रिसीव परसेंटेज को इंक्रीज करता है। ये तो इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करता है, क्योंकि जब कैश ही कॉन्ट्रैक्टर ने अपने पास रोक लिया तो कैश रिसीव इंक्रीज कैसे होगा, वो तो डिक्रीज होगा। तो स्टेटमेंट गलत है। एस्केलेशन क्लास एंड रिटेंशन मनी मींस द सेम थिंग। भाई ये दोनों अलग होते हैं। एस्केलेशन क्लास में तो ये होता है कि अगर मटेरियल के प्राइस इंक्रीज करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट अकॉर्डिंगली इंक्रीज की जाती है एज पर एग्रीमेंट। लेकिन रिटेंशन मनी जो होती है वो पैसा जो कॉन्ट्रैक्टी रोक लेता है वर्क सर्टिफाइड के अगेंस्ट, कुछ पैसा इंटेंशन कॉन्ट्रैक्टी अपने पास रख लेता है जो कि बाद में रिलीज किया जाता है, तो वो अलग चीज है, ये सेम नहीं है। तो सिर्फ 2 ठीक है, यानी बी इज द राइट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट एमसीक्यू। When a contract is nearly complete, profit transferred is generally based on the estimated total profit rather than notional profit. Yes, ये तो हमने आज पहले भी पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट जब नियरली कंप्लीट होने की स्टेज पे आता है, यानी 90% से ऊपर कंप्लीट हो चुका होता है, तो हम नोशनल प्रॉफिट को नहीं एस्टिमेटेड प्रॉफिट को यूज करते हैं प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करने के लिए। सेकेंड, वन एक्सेप्टेड फार्मूला नियर कंप्लीशन इज, जो एक एक्सेप्टेड फार्मूला नियर कंप्लीशन का है, दैट इज वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू एस्टिमेटेड प्रॉफिट। सही है। इसके फॉर्मूले में अभी आपको बता भी दूंगा, इसमें जो फाइल रहेगी आपको जो मिलेगी उसमें मैं रख भी दूंगा ये फॉर्मूलेज। अनदर एक्सेप्टेड फार्मूला
फॉर नियर कंप्लीशन इज कैश रिसीव डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू एस्टिमेटेड प्रॉफिट। यस, ये भी एक इसका फॉर्मूला है। एंड एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेशन इग्नोर द फ्यूचर कॉस्ट स्टिल टू बी इनकर्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट में फ्यूचर कॉस्ट जो है इग्नोर की जाती है जो कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीशन पे आएगी। ऐसा बिल्कुल गलत है। जब हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालते हैं तो जितना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका उसकी जो कॉस्ट है प्लस जो अभी कंप्लीट होने वाला है, नियर कंप्लीशन स्टेज पे होता है तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट अभी बकाया होता है, मान लो 4-5%, उसकी फ्यूचर कॉस्ट भी कैलकुलेट की जाती है। तो ये स्टेटमेंट जो है क्या कहा, इग्नोर किया जाता है। नहीं, इग्नोर नहीं करते। इस जो एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट है उसको भी कैलकुलेट किया जाता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो 3 स्टेटमेंट सही है, सो सी इज द राइट आंसर। अब इसके कुछ एस्टिमेटेड प्रॉफिट के कुछ फॉर्मूलेस शायद मैंने नहीं रखे हैं यहां पर, बट इसके कुछ फॉर्मूलेस हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो ये जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट के कुछ फॉर्मूलेस हैं, किस तरह से वो कैलकुलेट किया जाता है, 3-4 फॉर्मूलेस हैं। वो आपको जब मैं ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा उसमें आपको फॉर्मूलेस भी डाल के दे दूंगा। शायद वो स्किप हो गए थे टॉपिक करते वक्त, तो फॉर्मूलेस आपको बता दूंगा क्या फॉर्मूलेस हैं। वो फॉर्मूला दिमाग में रख लो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो 15 एमसीक्यूज मैंने करवा दिए हैं, 5 और हैं। अरे यार, कुछ काम खुद भी कर लो और जरूर मुझे बताना कि एमसीक्यूज करवाऊं या नहीं करवाऊं, क्योंकि अगर ये एमसीक्यूज करवाना शुरू हो गया तो जो सीरीज हमारी एमसीक्यूज की चल रही है जिसके अंदर की मैं आपको बाकी के टॉपिक्स करवा रहा हूं, वो फिर थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो जाएगा उसको भी मेंटेन करना, क्योंकि डेली लेक्चर एक ही आ सकता है, 2 नहीं आ सकते। मुश्किल हो जाती है मेरे लिए भी, बाकी काम भी है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि इनके एमसीक्यूज करवाऊं या आपके लिए छोड़ दूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।